अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमनशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नोवेल किरदार की 5वीं किस्त सुनते हैं। मुंह बंद रखो बेवकूफ़ औरत। अभी तक जो बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई वो तुम लोगों के जहनों में डाल दोगी। हादसे का इल्ज़ाम लड़के के सर रहे, इसी में हमारी भलाई है। अगर मोतीवाला को ये ख्याल आ गया कि उसका बेटा मेरी किसी दुश्मनी की भेंट चढ़ा है तो वो और भी ज़्यादा बिदकेगा। चौधरी इफ्तिखार ने बड़ी चौधराइन को झाड़ा। बुरा न माने चौधरी साहब, मैं तो बस बेख्याली में ही ऐसी बात कह गई थी। बड़ी चौधराइन ने चौधरी इफ्तिखार का मूड खराब होते देखकर फौरन माजरत की। जब खोपड़ी के अंदर भेजा नहीं है तो क्यों हर मामले में दखल देती हो? मुंह बंद करके क्यों नहीं बैठा जाता तुमसे? वैसे भी औरत जात की क्या ज़रूरत है मर्दों के इन मामलात में बोलने की? तुम बस बैठकर हवेली के अंदर के मामलात देखा करो। तुमसे ये मामलात ही समझ जाएं वही बहुत है। बाकी सब देखने के लिए मैं आप मौजूद हूँ। बड़ी चौधराइन की माजरत के बावजूद चौधरी इफ्तिखार ने उसकी ठीक ठाक खिंचाई कर दी। गलती हो गई चौधरी साहब, आइंदा ध्यान रखूंगी। बड़ी चौधराइन ने एक बार फिर माजरती अल्फाज अदा किए। ठीक है, आइंदा ज़बान को काबू में रखना। अब जाओ यहाँ से। चौधरी इफ्तिखार ने पुररौनक अंदाज में बड़ी चौधराइन की माजरत कबूल करते हुए उसको हुक्म दिया। बड़ी चौधराइन इस हुक्म को सुनकर अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ से गई नहीं। अब क्या है? चौधरी इफ्तिखार ने उसके वहाँ रुके रहने पर गुस्से से पूछा। एक बात और करनी थी चौधरी साहब, बड़ी चौधराइन मिनमिनाई। क्या बात करनी थी? चौधरी थोड़ा सा धीमा हुआ। नाहिद ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे किश्वर के भी लाहौर जाने की इजाज़त ले लूं। बेचारी बच्ची के लिए ज़िंदगी में और तो कोई रौनक है नहीं। ज़रा हवेली से निकलकर कुछ दिनों के लिए लाहौर चली जाएगी तो इसका दिल बहल जाएगा, फिर सनोबर को भी बहन का आसरा हो जाएगा। मुलाजमाएं लाख ख्याल रखें पर बहन की तो बात ही अलग होती है। दोनों बहनें एक जगह रहेंगी तो दोनों का ही दिल बहला रहेगा। बड़ी चौधराइन ने मसला पेश किया। दिल बहलाने का क्या मसला है? हवेली कोई छोटी है जो इसे देखकर बंदे का दिल ऊब जाए? ज़रूरत की किसी चीज़ की भी कमी नहीं। कभी तुम लोग ख्वाहिश करो तो तुम्हारी मर्जी की खरीदारी के लिए तुम लोगों को शहर भी भिजवा देता हूँ, लेकिन फिर भी शिकवे ख़त्म नहीं होते तुम लोगों के। वैसे भी किशोर से कहो कि हवेली में ही दिल लगाने की आदत डाल ले। इसे सारी हयाती अपनी आखिरी सांस तक इसी हवेली में ही रहना है। यहाँ दिल नहीं लगाएगी तो बहुत पछताएगी। चौधरी इफ्तिखार ने बड़ी चौधराइन की दरख्वास्त में तकरीर झाड़ी। वो सब समझती है चौधरी साहब, इसका ऐसी वैसी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बड़े फ़कीरों वाले मिजाज की लड़की है। कपड़े लत्ते जेवर मेहंदी किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, बस अपनी किताबों में मगन रहती है। जो उसके लाहौर जाने का किस्सा मैंने आपके सामने छेड़ा है, इसकी फरमाइश भी सनोबर ने नाहिद से की थी। असल में इतने दिन अकेली रहने के ख्याल से घबरा रही है। पिछली बार भी जब बच्चे की पैदाइश पर लाहौर गई थी तो यही शिकवा कर रही थी कि गांव से इतनी दूर अनजान जगह पर रहने से तबीयत घबराती है। अब अगर किशोर साथ चली गई तो इसकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे भी इस बार इसके दिल को घबराहट ज़्यादा है, कुछ कम हिम्मत सी हो रही है। बड़ी चौधराइन को सोतन की बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने ये काम इसके ज़िम्मे लगाया था तो इसके पूरा होने में ही इसकी इज्जत थी। अगर वो चौधरी इफ्तिखार की फरमाइश ना मनवा पाती तो इसकी अपनी सौकन और इसकी बेटियों के सामने नाक नीची हो जाती। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह चौधरी इफ्तिखार कायल हो जाए। ठीक है, अगर सनोबर की तबीयत का मामला है तो भिजवा दो किशोर को साथ, लेकिन ध्यान से समझा बुझाकर भेजना। ये ना हो कि शहर जाकर खुद को बिल्कुल आज़ाद समझने लगें। चौधरी इफ्तिखार ने आखिरकार हामी भर ली। आप फिक्र ही ना करें चौधरी साहब, मैं सब समझा दूंगी लड़कियों को। बड़ी चौधराइन चौधरी इफ्तिखार का जवाब सुनकर जोश से बोली और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए इसका अंदाज फातिहाना था। वो एक बार फिर ये साबित करने में कामयाब हो गई थी कि हवेली और चौधरी दोनों पर उसका राज सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। बंद कमरे के अंदर जो बेइज्जती हुई थी इसकी किसे भनक पड़ सकती थी? मौजूदा फैसले की रोशनी में तो वो ही फातेह थी। सर, पीराबाद से मास्टर आफ्ताब आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। शहरयार अपने दफ्तर में बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था कि अब्दुल मन्नान ने उसे इतला दी। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दो, शहरयार ने जवाब दिया। अस्सलामु अलैकुम। 1 मिनट के वक्फे के बाद मास्टर आफ्ताब उसके कमरे में था। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए।
शहरियार ने खुशदिली से उसके सलाम का जवाब दिया। बगैर टाइम लिए आने पर माजरत चाहता हूँ। असल में मेरे पास फ़ोन की सहूलत नहीं है, वरना आने से पहले आपसे फ़ोन पर इजाज़त ले लेता। आज लाहौर के लिए रवाना हो रहा था तो सोचा आपसे भी मुलाकात करता हुआ चलूँ। वैसे मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह बेवक्त आने से आप डिस्टर्ब हुए होंगे। आफताब ने मुहज़्ज़बाना अंदाज में शहरियार से बगैर वक्त लिए आने पर माजरत करते हुए कहा। ऐसा कोई मसला नहीं है आफताब साहब, मैं इस सीट पर अफसरी दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की खिदमत के लिए ही बैठा हूँ। यूं भी बेवक्त के मुलाकातियों से निपटने की अब आदत सी होती जा रही है। मेरा लोग बिला मकसद सिर्फ अपने इलाके के एसी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भी यहाँ चले आते हैं। आपकी आमद के बारे में तो मुझे मालूम है कि ये बेमकसद नहीं। आप जिस मसले के हल के लिए इतने अरसे से कोशां हैं और दरखास्तों पर दरखास्तें भेजते रहे हैं, अब इसके हल की कुछ उम्मीद नहीं है तो आपका यहाँ आना और इस बारे में पूछना बिल्कुल जायज़ है। शहरियार ने मुस्कुराते हुए मास्टर आफताब की बात का जवाब दिया। आपने मेरी आमद के बारे में काफ़ी दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है। असल में स्कूल को तरक्की देना और इलाके के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना मेरा ख्वाब है। हमारे मुल्क की 70% से ज़्यादा आबादी देहातों में आबाद है और बेशुमार देहातों में तालीम का कोई माकूल बंदोबस्त ही नहीं है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मुल्क का मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे? ये इल्म से दूरी ही तो है कि हम पाकिस्तान के क़याम के इतने अरसे बाद भी उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी। मुझे आपका तर्ज फ़िक्र बहुत पसंद आया। आपकी इस स्पिरिट का मैंने पहली मुलाकात में ही अंदाज़ा लगा लिया था। और रही वही बात है कि मैं चाहता हूं कि बराह रास्त तसादुम के बगैर बात बन जाए। सरकारी हुक्म जारी करना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मेरे डायरेक्ट एक्शन लेने को चौधरी इफ्तिखार तबले जंग समझेगा। फ़िलहाल तो मैंने इस मामले में इन्हें इसलिए भी ज़्यादा नहीं छेड़ा कि अभी वो अपनी हवेली में मोतीवाला के बेटे की मौत की वजह से परेशान है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपका स्कूल ज़रूर तरक्की करके रहेगा। शहरियार ने मास्टर आफताब को तसल्ली दी। बस ये काम हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा। वैसे आप इत्मीनान रखें, मुझे आपकी पॉलिसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि मैं खुद भी इस पर अमल पैरा हो गया हूँ। चौधरी इफ्तिखार के दामाद चौधरी अशरफ ने मुझसे अपने बेटे को पढ़ाने को कहा है। ज़ाती तौर पर घर जाकर ट्यूशन देने को नापसंद करने के बावजूद मैंने चौधरी अशरफ की बात इसलिए मान ली कि मेरे इनकार को बगावत समझते हुए वो मुझसे दुश्मनी न पाल ले। अपनी ज़ात के नुकसान की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन स्कूल की मुझे बहुत फिक्र है। मैं दरमियान से हट गया तो दूसरा कोई यहाँ टिकने वाला मुश्किल से ही आएगा। यह आपने बहुत अच्छा फैसला किया। फिलहाल हमें इसी तरह की मसलहत पसंदी से काम लेना होगा। आफताब की बात सुनकर शहरियार ने इसके फैसले की हिमायत की। फिर पुरसोच अंदाज में पूछा, आप सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, सहाफ़ती हलकों में आपकी दोस्तियाँ वगैरह तो होंगी? बहुत ज़्यादा तो नहीं है। असल में मैं ज़रा अलग थलग रहकर खामोशी से काम करने वाला बंदा हूँ। लोगों से मिलता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होता। सहाफ़ियों की ग्रुप बंदियाँ और ख़ास अफराद, इदारों, जमातों से हमदर्दियाँ मुझे पसंद नहीं आती। लोग सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे में रहकर भी मुनाफिकाना रवैयों का मुज़ाहरा करते हैं, इसलिए मेरे बस गिने चुने एक आध अफराद से ही करीबी ताल्लुकात हैं। मास्टर आफताब ने जवाब दिया। इन चंद एक अफराद में से कोई एक तो ऐसा होगा जो आपके कहने पर पीराबाद की सूरत हाल पर कलम उठा सके। मास्टर आफताब का जवाब सुनकर शहरियार ने दूसरा सवाल उठाया। हाँ, मेरा एक दोस्त ऐसा है जो मेरे कहने पर यह काम कर देगा, लेकिन मैं किसी और से क्यों कहूँ? मैं खुद भी तो ये काम कर सकता हूँ। पहले भी ढके छुपे अंदाज में यहाँ के मसाइल की निशानदही करता रहा हूँ। आपके पिछले कॉलम्स मैंने भी देखे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब आप ये काम ना करें। सहाफ़त के साथ यहाँ रहकर भी काम करना है। बार बार अगर आप इस सिलसिले में लिखते रहे तो चौधरी इफ्तिखार आपकी खोज में लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतने कीमती शख्स का नुकसान बर्दाश्त करूँ। आप बेशक भले से कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई खोज लगाने पर उतर आए तो इसके लिए असल बंदे तक पहुँचना मुश्किल नहीं रहता। अब तो यूं भी आपकी किताब छपने वाली है। किताब के बाद आप लोगों के लिए और भी फेमस हो जाएंगे। मास्टर आफताब का जवाब सुनकर शहरियार ने अपनी कही बात की वजाहत कर दी। अगर आपकी यही राय है तो ठीक है, मैं अपने सहाफ़ी दोस्त से बात कर लूँगा। वो काफ़ी मकबूल सहाफ़ी है और सच लिखने से घबराता भी नहीं है। अपने सच की वजह से बेचारे को अक्सर धमकियाँ और कभी पाबंदियों का शिकार होना पड़ता है। मैं पीराबाद के सिलसिले में कॉलम लिखने की फरमाइश करूँगा
तो वो इनकार नहीं करेगा। आप ये बता दें कि कॉलम किस नौइयत का होना चाहिए और इसमें किन नुकात पर ज़्यादा जोर देना है, ताकि मैं अपने दोस्त को ब्रीफ कर दूं। मास्टर आफ्ताब के पूछने पर शहरयार धीमी आवाज़ में उसे अपने जहन में मौजूद तजावीज़ के मुतालिक समझाने लगा। शहरयार की हर बात को गौर से सुनते मास्टर आफ्ताब का सर जवाबन मुसलसल अस्बाती अंदाज में हरकत करता रहा। सलाम चौधरी साहब। गयास मोहम्मद और नूरा ने हाथ जोड़कर चौधरी इफ्तिखार को सलाम किया, जिसका जवाब देने के बजाय चौधरी इफ्तिखार बेनियाजी से हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। शहर की महफिलों में और सफ़र के दौरान वो ज़्यादातर सिगार का इस्तेमाल करता था, लेकिन हवेली में होने की सूरत में उसे हुक्का ही सबसे ज़्यादा महबूब था। इस वक्त भी अपने महबूब हुक्के के साथ मसरूफ़ वो नूरा और गयास मोहम्मद को बारियाबी की इजाज़त देने के बावजूद बिल्कुल फरामोश किए बैठा था। नूरा और गयास मोहम्मद, जो पहले ही बहुत डरते डरते वहां आए थे, चौधरी के इस अंदाज को देखकर सलाम के बाद ज़बान से एक लफ्ज़ भी मज़ीद अदा नहीं कर सके थे। वो जिस मकसद के लिए आए थे उसको बयान करने में वैसे ही इनकी ज़बानें तालू के साथ लगी जा रही थीं, मगर ज़रूरत ऐसी थी कि यहाँ आए बगैर कुछ चारा भी नहीं बनता था। ज़ोहरा के ससुराल वालों ने बता दिया था कि रबनवाज 10 दिन बाद गांव आने वाला है। रबनवाज बहुत कम दिन की छुट्टियों पर आ रहा था, इसलिए इसके आते ही शादी की तकरीबात का आगाज़ होना था। इधर नूरा और गयास मोहम्मद के पास तैयारी के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं था। इनका सारा इन्हिसार चौथी इफ्तिखार से कर्ज की फराहमी पर था। रबनवाज के गांव पहुंचने की तारीखों का इन्हें पहले ही अंदाज़ा था और वो इरादा रखते थे कि उसके फ़ौरन बाद चौधरी इफ्तिखार की खिदमत में हाजिर होकर इससे कर्ज तलब करेंगे। इसके बाद के अरसे में चौधरी इफ्तिखार का मिजाज खासा खुशगवार हो जाता था। फिर नूरा और गयास मोहम्मद के पास हवेली के लिए अंजाम दी गई खिदमत का हवाला भी मौजूद होता। इन्हें यकीन था कि वो चौधरी इफ्तिखार को इसके नामवर दादा का वास्ता देकर इससे कर्ज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो सूरत हाल ही बदल गई थी। हवेली में होने वाले हादसे ने चौधरी इफ्तिखार का मिजाज इतना बरहम कर दिया था कि नूरा और गयास मोहम्मद इसके पास आने की हिम्मत ही नहीं कर सके थे। लेकिन अब शादी बिल्कुल इनके सर पर आ खड़ी हुई थी। हवेली में हुए हादसे को भी काफ़ी दिन गुजर गए थे, इसलिए डरते डरते ही सही वो चौधरी इफ्तिखार के सामने सर झुकाए उसकी नज़रें इल्तिफात के मुंतज़िर बैठे थे। हाँ भाई गयास मोहम्मद, बोल क्या बात है? आखिर चौधरी ने हुक्के की नए होठों से जुदा करके बाएं जानिब हाथ बांधकर हुक्म के मुंतज़िर खड़े मुअद्दिब गुलाम को थमाई और इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ। आपकी रियाया है सरकार, मुश्किल में हूँ, इसलिए मदद मांगने आपके पास आया हूँ। गयास मोहम्मद ने बड़ी आजिज़ी से अपनी बात शुरू की। चौधरी इफ्तिखार बिना कुछ बोले सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा। मेरी धी का ब्याह सर पर खड़ा है सरकार। धी ब्याहने के लिए 4 पैसों की ज़रूरत होती है। मेरे पास एक धेला भी नहीं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि धी को जहेज़ में 2 जोड़े दे सकूं। धी की बारात दरवाजे पर आएगी तो बारातियों की खातिर मदारात कैसे करूँगा? अब आप ही का आसरा है। आप अपना हाथ रख दें मेरे सर पर तो मैं इज्जत से धी को ब्याह दूंगा। गयास मोहम्मद ने हाथ जोड़े जोड़े ही अपना मुद्दा बयान किया। तुझे क्या कमी है गयास मोहम्मद? तेरा भतीजा तो अब दुबई से कमाइयाँ करके भिजवा रहा है। इसके माँ पियो ने घर में रंगीन टीवी और फ्रिज भी ला रखा है। तेरे भाई का घर तो भरा पड़ा है चीज़ों से। तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि बेटी को जहेज़ दे? खाली हाथ भी भेजेगा तो वहाँ जाकर ऐश ही करेगी। चौधरी का लहजा तंजिया था। वो अलग बात है सरकार, पर हमें तो ज़माने की रीत निभानी है ना। धी को बिल्कुल खाली हाथ भेजकर मैं इसका सर ससुराल में नहीं झुका सकता। भले वो मेरे सगे भरा का घर है, लेकिन मेरी धी के लिए तो इसका ससुराल ही होगा ना। बहुत ना सही, पर 2-4 चीज़ें तो मैंने इसे जहेज़ के नाम पर देनी ही होंगी। फिर बारात पर परहोनों की खातिर मदारात के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। आप हम पर करम करें सरकार। आप थोड़ी रकम मुझे कर्ज में दे दें, मैं इज्जत से अपनी धी ब्याह सकूँगा। गयास मोहम्मद गिड़गिड़ाया। थोड़ी सी रकम कर्ज दे दूँ? मेरे पास कोई नोटों के दरख्त लगे हैं क्या, जिनसे नोट तोड़ तोड़ तुम्हारी हर वक्त फैली हुई झोलियों में डालता जाऊँ? बड़ी बेटी के ब्याह पर भी तुमने इसी तरह रो धो कर कर्ज मांगा था। 2 साल हो गए, अभी तक आधा कर्ज भी अदा नहीं किया और अब दोबारा मजीद कर्ज मांगने मेरे सामने आकर बैठ गए हो। तुम बेगैरतों की आंखों का पानी बिल्कुल ही मर गया है, बजाय इसके कि अपने पिछले हिसाब किताब को चुकता करते। ये देखो
कि बेशर्मी का आलम के मुंह उठाकर मजीद मांगने के लिए चले आए हो। जाओ यहाँ से, पहले पिछला हिसाब बेबाक करो और फिर कर्जे की बात करो। चौधरी ने रऊनत से कयास मोहम्मद को फुनकारते हुए अपना फैसला सुनाया। मुझ पर रहम करें माई बाप, मैं आपकी पाई पाई उतार दूंगा। मैं इस कर्जे के बदले सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। बस अभी आप मेरी मदद कर दें। कयास मोहम्मद ने चौधरी इफ्तिखार के पैरों पर सर रख दिया। परे हट, मेरे पास तेरी ये नौसरबाजियां देखने का वक्त नहीं। चौधरी इफ्तिखार ने कयास मोहम्मद के सर पर अपने पैर से ठोकर लगाते हुए उसे दूर हटाया। आपको पीर सरकार का वास्ता चौधरी साहब, आप हमको खाली हाथ वापस न लौटाएं। मैंने उस वाले दिन अपना छल्ला पीर सरकार की कब्र पर चढ़ाकर मन्नत मानी थी कि पीर सरकार मेरी धी के ब्याह के लिए बंदोबस्त करवा दें। आप तो पीर सरकार का खून हैं जी चौधरी साहब, आप इनके नाम की लाज रख लें। हमने तो सुना है कि पीर साहब की दरगाह पर मानी गई मन्नत कभी रद्द नहीं होती। इनके दरबार से सबकी मुरादें पूरी होती हैं। वहाँ से सब अपनी झोलियाँ भर कर उठते हैं। फिर हम पीर सरकार के मानने वाले और आपकी रियाया होकर कैसे नामुराद रह सकते हैं। नूरा जो अब तक खामोश बैठी रही थी, दुहाइयाँ देने लगी। इसकी इन दुहाइयों को सुनकर चौधरी इफ्तिखार के कान खड़े हो गए। नूरा का दिया हुआ हवाला ऐसा नहीं था कि इसे नज़रअंदाज किया जा सकता। ये अकीदतमंदी के इस्तेकाम का मामला था। अगर नूरा और कयास मोहम्मद ने ऐसी कोई मन्नत मानी थी तो अब इसका पूरा होना ज़रूरी था, वरना फिर अकीदतमंदी में कमी आ सकती थी। वैसे भी चौधरी इफ्तिखार गयास मोहम्मद की दरख्वास्त को रद्द करने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो बस उसे अपने दबाव में ले रहा था। मुंह खोलते ही मज़ारों की हाजतें पूरी कर देने में इसकी चौधराहट का रोक कायम नहीं हो सकता था। हुक्मरानी का लुत्फ तो इसी वक्त आता था जब अपने ज़ेर नगी अफराद को पूरी तरह से खाक में मिला दिया जाए और इनकी कुचली हुई इज्जत नफ्स की लाश पर सीना तान कर चहलकदमी की जाए। ठीक है, तुमने पीर दादा का वास्ता दिया है तो अब हम तुम्हें खाली तो नहीं लौटा सकते। कल आकर मुंशी से रकम ले जाना, वो कागज़ पर तुम्हारा अंगूठा लगवा लेगा। आखिर चौधरी इफ्तिखार ने नूरा और कयास मोहम्मद को मुजदा सुनाया। मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक आपकी नस्लों पर अपना करम करे। पीर सरकार का नाम रहती दुनिया तक कायम रहे। पीर सरकार की छाँव में आप सदा फलते फूलते रहें। दरख्वास्त की मंजूरी की खुशखबरी सुनते ही नूरा ने दुआओं की बौछार कर दी। कयास मोहम्मद जो चौधरी की ठोकर से फर्श पर गिर गया था, दोबारा उठकर उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। बस बस ठीक है, ज़्यादा चापलूसी न करो। पीर दादा के नाम पर कर्जा मिल रहा है, लेकिन तुम लोगों को इसकी पाई पाई चुकानी होगी। ये ना हो कि इस कर्ज की अदायगी से पहले तीसरी बेटी के लिए दामन फैलाकर मेरे सामने आ जाओ। चौधरी इफ्तिखार ने बेजारी का मुजाहरा करते हुए बहाने से महबानों का जिक्र निकाला। इस रात महबानों उसके हाथ से निकल चुकी थी और इसके बच निकलने का इसे बड़ा मलाल था। अच्छा खासा वो इसे काबू में कर चुका था कि हादसे की खबर सुनकर बदहवास हो गया। जल्दी में उसे ये ख्याल भी न रखा कि महबानों को अपने शिकंजे में जकड़े रखने का बंदोबस्त करके जाता। इस गफलत का फ़ायदा उठाकर महबानों फरार होने में कामयाब हो गई। बाद में भी वो 2-3 दिन तो शहर में ही मसरूफ़ रहा और इस मसरूफियत में से महबानों का ध्यान नहीं आ सका। ज़रा फुर्सत मिली तो महबानों गांव से बाहर जा चुकी थी। चौधरी इफ्तिखार हाथ मलता रह गया, लेकिन इसे मालूम था कि महबानों का हुसूल इतना मुश्किल नहीं। वो चाहता तो उसे फैसलाबाद से भी उठवा सकता था, मगर अभी दूसरे मामला ज़्यादा तवज्जो तलब थे, इसलिए उसने वक्ती तौर पर महबानों का ख्याल दिल से निकाल दिया था। इस वक्त नूरा और कयास मोहम्मद को अपने सामने पाकर इसे महबानों एक बार फिर याद आ गई और वो इसका जिक्र छेड़ बैठा। तीसरी की मुझे कोई फिक्र नहीं है, उसको उसके खाला खालू ने पाला है, वही उसके ब्याह की फिक्र करेंगे। मेरे ज़िम्मे तो बस इन 2 बेटियों का ही बोझ था। एक को आपकी मेहरबानी से पहले ही निपटा चुका हूँ, अब दूसरी भी आप ही के करम से अपने घर बार की हो जाएगी। इसके बाद तो बस बेटा है, वो अपने जोरे बाजू पर आपकी खिदमत करके अपने लिए खुद बंदोबस्त कर लेगा। गयास मोहम्मद ने आजिज़ी से जवाब दिया। तेरी साली और उसका शौहर तो शहर में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी कुड़ी को किसी शहरी लड़के से ब्याह दें। चौधरी इफ्तिखार ने तशवीश का इजहार किया। हमने अपनी धी इन्हें दे दी चौधरी साहब, अब चाहे वो इसके लिए जो भी बंदोबस्त करें। नूरा ने चौधरी इफ्तिखार की बात का मुबहम सा जवाब दिया। ऐसे कैसे कोई भी फैसला कर लेंगे वो लोग, इस गांव की कुड़ी वापस यहीं आनी चाहिए। चौधरी इफ्तिखार ने फौरन ही एतराज़ किया। अगर ये आपका हुक्म है सरकार तो समझ ले महबानों वापस यहीं आएगी, हम आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगे।
चौधरी इफ्तिखार का मूड देखकर कयास मोहम्मद ने फौरन खुशामदाना रवैया अपनाया कि कहीं ऐसा न हो कि चौधरी एक बार फिर हत्थे से उखड़ जाए। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत भी नहीं रखते। महाबानो को गांव वापस आना होगा, वो खुद ना आई तो हम इसे जबरदस्ती ले आएंगे। चौधरी इफ्तिखार महाबानो के मामले में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहा है, कयास मोहम्मद और नूरा की समझ में नहीं आ सका। लेकिन जब नूरा ने चौधरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नजर आती शैतानी चमक को देखकर धक से रह गई। उसे यकदम ही महाबानो का उर्स वाली रात अबतर हालत में आखिरी पहर घर लौटना याद आया। बहुत दिनों से जो सवाल उसके जहन में अटका हुआ था उसका जवाब आज उसने चौधरी इफ्तिखार की आंखों में पा लिया। इस जवाब को पाकर वो कांप उठी। चौधरी का अंदाज बता रहा था कि वो एक दफा शिकार को हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा अपने पंजों में दबोचने के लिए बेताब है। आपा, मुझे बाजार जाना है। पंछी की बच्ची से मैंने कहा था कि मेरी किताबें ख्याल से गाड़ी में रखवा देना, लेकिन इस कामचोर ने किताबें रखी ही नहीं। किताबों के बगैर तो मेरा गुजारा होना मुश्किल है। वैसे ही यहाँ इतनी बोरियत है। रिमोट हाथ में लिए बिस्तर पर दराज टीवी के चैनल पर चैनल बदलती सनोवर के करीब बैठते हुए किश्वर ने उसे अपना मसला बयान किया। अरे छोड़ो किताबों को, हर वक्त फजूल किताबें चाटने में वक्त बर्बाद करती रहती हो। टीवी देखो, इतने मजे मजे के प्रोग्राम आते हैं टीवी पर। इधर गांव में तो बस सोते हुए पीटीवी के अलावा कुछ देखने को ही नहीं मिलता। यहाँ देखो कितने ढेर सारे चैनल आते हैं। हमें कोई फिल्म देखनी हो तो वीसीआर पर कैसेट लगाकर देखनी पड़ती है। यहाँ एक वक्त में 6-6 जगह से फिल्में आ रही हैं। ड्रामे भी इतने मजे मजे के हैं। मैं तो इन ड्रामों की औरतों के कपड़े और जेवरात अच्छी तरह जहन में बिठा रही हूँ। जरा फारिग हो लूँ तो फिर बाद में यहाँ आकर अपनी पसंद की सारी चीज़ें खरीदूंगी। तुम भी ज़रा मेरे साथ बैठकर कपड़ों की डिज़ाइन वगैरह अच्छी तरह देख लो, ताकि अगर मैं कुछ भूल भी जाऊँ तो तुम याद दिला दो। किश्वर की बात को नज़रअंदाज करते हुए सनोबर ने उससे कहा, आपको मालूम है आपा कि मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं। ना मुझे कपड़ों और जेवर का शौक है और ना ही मुझे ये ड्रामे और फिल्में कुछ खास अच्छी लगती हैं। इसलिए मुझे तो आप माफ़ ही रखें। सनोबर के मशवरे पर किश्वर ने बेजारी का इजहार किया। तुम्हारे नज़दीक तो तुम्हारी किताबों के सिवा दुनिया में सब कुछ बेकार है। अब्बा जी की शहरी बीवी मरते मरते तुम्हें अच्छा मर्ज लगा कर गई है। सनोबर उसकी बेजारी पर चिड़ी। मर्ज नहीं लगाया उन्होंने मुझे, वो तो मुझे पागल होने से बचाने का इंतज़ाम करके गई हैं। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती हूँ इनकी बख्शिश के लिए। अगर आज मेरे पास इन किताबों का सहारा ना होता तो मैं क्या करती। अच्छा चल, ज़्यादा उदास ना हो, ड्राइवर को भेजकर बाजार से नई किताबें मंगवा ले। किश्वर की बात सुनकर सनोबर को फौरन ही बहन की महरूमी का ख्याल आया और वो नरम पड़ गई। ड्राइवर को नहीं भेजना, मैं खुद जाकर अपनी पसंद से किताबें खरीदूंगी, किश्वर ने जिद की। पर कहीं अब्बा जी को बुरा न लगे। आने से पहले उन्होंने सख्त ताकीद की थी कि संभल कर रहना। सनोबर हिचकिचाई। अब्बा जी पसंद के कपड़े लत्ते लेने के लिए भी तो हम लोगों को बाजार जाने की इजाज़त दे देते हैं ना। फिर मैं अपनी पसंद की किताबें खरीदने क्यों नहीं जा सकती। इससे पहले भी तो मैं जब कभी आप लोगों के साथ बाजार गई हूँ हमेशा किताबें खरीद कर लाई हूँ। अब्बा जी ने कभी कोई एतराज़ तो नहीं किया, और वैसे भी मुझे कोई दूर तो जाना नहीं है। यहाँ से लिबर्टी मार्केट दूरी कितनी है। किश्वर ने फौरन ही दलील दी तो सनोबर को कायल होना पड़ा। अच्छा जा, चली जा, साथ में रानी को भी ले लेना, और हाँ जल्दी आना। ठीक है आपा, आप फिक्र ही ना करें। किश्वर खुश खुश बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो रानी के साथ एक बड़ी सी किताबों की दुकान पर थी। शेल्फ में लगी किताबों को मुंतखब करके वो रानी को थमाती रही। अच्छा खासा ढेर होने के बाद उसने काउंटर पर किताबों की कीमत अदा की और बाहर निकल गई। बीबी, इसमें से जो किताबें आसान अल्फाज में लिखी हों आप वो मुझे पढ़ने के लिए ज़रूर दीजिएगा। मुझे बड़ा शौक है किताबें पढ़ने का। किताबों का ढेर उठाकर उसके पीछे आने वाली रानी ने गाड़ी में बैठने से पहले ही फरमाइश की, तुम्हारा जो दिल चाहे वो किताब पढ़ लेना, आखिर मैं भी तो पढ़ती हूँ। मैंने कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बस मुसलसल पढ़ते पढ़ते खुद ही बहुत कुछ समझ आने लगा है। किशोर फराग दिली से रानी की इजाज़त देते हुए गाड़ी में बैठ गई। रानी ने भी ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त संभाल ली। ड्राइवर इस दौरान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी आगे बढ़ाता किशोर की नज़र एक शनासा चेहरे पर पड़ी। जीन्स की पैंट और खद्दर का कुर्ता पहने अपने मखसूस हुलिये में वो यकीनन मास्टर आफताब ही था। नज़ीर,
ये सामने मास्टर आफताब खड़ा है ना? पहचान लेने के बावजूद ईश्वर ने ड्राइवर से तस्दीक चाही। जी बीबी, ये तो अपने गांव वाला मास्टर आफताब ही है, शायद यहाँ किसी काम से आया हुआ है। जाओ इसे बुलाकर यहाँ ले आओ, कहना जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देंगे। किश्वर ने ड्राइवर को हुक्म दिया। लेकिन बीबी इसके साथ ड्राइवर किश्वर का हुक्म सुनकर गड़बड़ाया। जो कहा है इस पर अमल करो। और हाँ, मास्टर साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी में हवेली का कोई अफराद मौजूद है। किश्वर ड्राइवर की झिझक का सबब समझ चुकी थी, चुनाचे ज़रा रौब से उसे हुक्म दिया, साथ ही दूसरी हिदायत भी दे दी, वरना उसे खदशा था कि मास्टर आफताब लिफ्ट की इस पेशकश को कबूल नहीं करेगा। तुम पीछे आ जाओ रानी। अगली नशिस्त पर बैठी रानी को हुक्म देकर किश्वर ड्राइवर को मास्टर आफताब से बात करते हुए देखती रही। मास्टर आफताब ने जरा सी पसोपेश के बाद ड्राइवर की पेशकश कबूल कर ली थी और अब उसके साथ गाड़ी की तरफ आ रहा था। गाड़ी के नज़दीक आकर उसने जैसे ही अगली नशिस्त पर बैठने के लिए दरवाज़ा खोला, अगली नशिस्त पर मौजूद किश्वर और रानी पर उसकी नज़र पड़ी। वो एकदम ठिठक गया। माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि गाड़ी में ख़वातीन मौजूद हैं, वरना मैं ये ऑफ़र कबूल नहीं करता। किश्वर जानती थी कि वो सही कह रहा है। गाड़ी के सियाह शीशों की वजह से वो दूर से इन लोगों को गाड़ी में बैठे हुए नहीं देख सका था और ड्राइवर को खुद किश्वर ने अपनी मौजूदगी जाहिर करने से मना कर दिया था। बैठ जाइए मास्टर साहब, आपको हमारी मौजूदगी का इल्म नहीं था, लेकिन मैंने खुद ड्राइवर को भेजकर आपको लिफ्ट देने की ऑफ़र की थी। ये बेचारा अपनी मर्ज़ी से तो आपको ऑफ़र नहीं कर सकता था। आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन कुछ मुनासिब नहीं लगता। आप लोगों को न जाने कहाँ जाना है, मेरी वजह से आपको ज़हमत होगी। मास्टर आफताब ने शाइस्तगी से इनकार किया। ज़हमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारे भांजे के उस्ताद हैं, आपका एक मकाम है, इसलिए थोड़ी बहुत ज़हमत हुई भी तो हमें नागवार नहीं गुजरेगी। किश्वर को मास्टर आफताब से गुफ्तगू करना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो मुसलसल इसरार कर रही थी। इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ आप लोग जाएं, मैं किसी रक्शे वगैरह से चला जाऊंगा। मास्टर आफताब ने इस बार भी इनकार ही किया। देखें मास्टर साहब, हमारे यहाँ पेशकश करके पीछे हटने का रिवाज नहीं। आपके इनकार करते रहने से हमें यहाँ ज़्यादा देर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ छोड़कर जाने का कतई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए अब आपकी मर्ज़ी है कि आप हमें लेट करवाते हैं या हमारी पेशकश कबूल करने का शर्त बख्शते हैं। किश्वर के अटल अंदाज पर मास्टर आफताब ने पहली बार नज़रें उठाकर बराह रास्त इसकी तरफ देखा। चादर ने इसके चेहरे के पेशतर हिस्से को ढांप रखा था, लेकिन दो स्याह आंखें बिल्कुल नुमायां थीं। इन आंखों में इसरार और जिद दोनों थे। मास्टर आफताब को अंदाज़ा हुआ कि हवेली वालों में शुमार होने वाली ये लड़की भी अपने ख़ानदानी मिजाज के मुताबिक अच्छी खासी हटदरम है, जो बगैर अपनी बात मनवाए पीछे नहीं हटेगी। इस जिद से हार मानते हुए बिलाखिर वो गाड़ी में बैठ गया। मुझे बस के अड्डे पर छोड़ दो, मुझे वापस पीराबाद जाना है। नशिस्त संभालने के बाद मास्टर आफताब ने ड्राइवर को बताया और फिर इस तरह चुप साध कर बैठा कि गर्दन को ज़रा भी जुम्बिश न दी कि मुबादा कोई ख्याल करे कि वो पिछली नशिस्त पर बैठी हवेली की एक खातून की तरफ देखने की जुर्रत कर रहा है। खुद किश्वर ने भी पूरे रास्ते उसे दोबारा मुखातिब नहीं किया। उसकी ये खामोशी मास्टर आफताब के लिए बाइस सुकून थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि किश्वर के अंदर जो तूफान करवटें ले रहा है वो ज़्यादा से इसके इस सुकून को बरकरार नहीं रहने देगा। सर, चौधरी इफ्तिखार लाइन पर हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात कर पाओ, शहरियार ने अब्दुल मन्नान की दी हुई इतला के जवाब में कहा। क्या हाल है शहरियार साहब, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हमने सोचा हम ही आपकी खैर खबर ले लें। लम्हे भर बाद ही चौधरी इफ्तिखार की आवाज़ शहरियार को सुनाई दी। आपकी मेहरबानी है चौधरी साहब कि आप मेरा इतना ख्याल करते हैं। आपका शिकवा भी सर आँखों पर है, लेकिन बस क्या करूं, इन मामलात में इतना उलझा हुआ हूं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। जैसे ही फुर्सत मिली ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। शहरियार ने अपनी तय करदा हिकमत अमली के मुताबिक चौधरी इफ्तिखार के शिकवे को बहुत खुश अखलाकी से जवाब दिया। फुर्सत मिलने का इंतज़ार छोड़ें एसी साहब, एसी की कुर्सी पर बैठने वाले को कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे बंदों को अपनी मसरूफियत में से ज़बरदस्ती वक्त निकालना पड़ता है, और इस वक्त मैंने आपको जो जहमत दी है
इसके लिए कि आपके बेहद मसरूफ वक्त में से मैं कुछ वक्त मांग सकूं। वो किस सिलसिले में? चौधरी इफ्तिखार की बात सुनकर शहरयार का तजस्सुस जागा। शिकार पर जाने का प्रोग्राम है। एसपी मौज़म तारड़ और फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल बाजवा के अलावा एक आध और दोस्त भी होगा। आप चले हमारे साथ शिकार पर, बहुत लुत्फ आएगा। प्रोग्राम तो वाकई दिलचस्प है, मगर बड़ा अचानक बना लिया आपने। आप पिछले दिनों जितने टेंस रहे हैं, इसके बाद ऐसी किसी एक्टिविटी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चौधरी इफ्तिखार का प्रोग्राम सुनकर शहरयार ने तबसरा किया। हम इन छोटी छोटी बातों पर घबराने वाले नहीं। ऐसे मसाइल तो आते ही रहते हैं। इनसे घबराकर जिंदगी के लुत्फ को थोड़ा ही गंवाया जा सकता है। और सच कहूँ, जिंदगी का जो लुत्फ शिकार में है वो किसी और शय में नहीं। चौधरी इफ्तिखार बिल्कुल ठीक कह रहा था। कहने को वो एक वडेरा, सज्जादा नशीन और कारोबारी फर्द था, लेकिन इसके हर रूप के पीछे एक शिकारी छुपा बैठा था, जो सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि इसके शिकार की फहरिस्त में इंसानी जान, मालो दौलत और लोगों की इज्जत समेत सब कुछ शामिल था। अपने हर शिकार के लिए वो भरपूर मंसूबाबंदी करता था और इसे कभी अपने मकसद में नाकामी नहीं होती थी। चलें, मैं कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी के सबसे बड़े लुत्फ में आप लोगों के साथ शामिल हो सकूं। आप दिन और वक्त वगैरह बता दें ताकि मैं अपना शेड्यूल चेक करके आपको कोई हतमी जवाब दे सकूं। दिन हमने हफ्ते का तय किया है। हफ्ते की शाम को निकलेंगे। रात जंगल में ही क़याम होगा, फिर अगले रोज़ इतवार को शाम तक वापसी। लेकिन आप ये मशरूत किस्म की हामी न भरें। अगर आपको इस रोज़ आने में मुश्किल पेश आए तो हम अपने प्रोग्राम में तब्दीली भी कर सकते हैं। असल में तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही तरतीब दिया गया है। बाकी अफराद तो कई बार पहले भी मेरे साथ जा चुके हैं। अगर ये बात है तो फिर मैं इनकार नहीं कर सकता। आपकी इस कदर ख्यालदारी के बाद तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं निकलती। चौधरी इफ्तिखार की बात सुनकर शहरयार ने फौरन अपनी रजामंदी का इंदिया दे दिया। बस तो फिर आप हफ्ते की दोपहर को ही पीराबाद पहुंच जाइएगा। दोपहर का खाना हवेली में साथ खाएंगे और फिर शाम तक निकल पड़ेंगे। आपको सिर्फ वहां पहुंचना है, बाकी के इंतजामात हमारी तरफ से होंगे। शहरयार के हाँ करते ही चौधरी इफ्तिखार का मिजाज और भी खुशगवार हो गया। आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शहरयार ने इसे तसल्ली दी। बस तो फिर हमें इंतजार रहेगा। चौधरी इफ्तिखार अब गुफ्तगू समेटने के लिए पर तोल रहा था। शहरयार ने जरा सा गला खनकारा और आवाज में गहरी संजीदगी पैदा करते हुए बोला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी चौधरी साहब। पहले इरादा था कि बनफ्से नफीस आकर इस मौजू पर बात करूं, लेकिन अब आपकी हमारी एक बहुत ही खुशगवार सी मुलाकात तय हो गई है, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इस मौके पर कोई बहुत संजीदा नौयत का मसला छेड़ूं। इसलिए बेहतर है कि मैं इस वक्त फ़ोन पर ही आपसे बात कर लूं। बहुत शौक से ऐसी साहब। वैसे मुझे हैरत है कि ऐसा क्या मामला है जिस पर आप इतने संजीदा हो रहे हैं। चौधरी इफ्तिखार चौंका। बज़ाहिर अभी मामला इतना संजीदा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है। असल में कल के अखबार में एक कॉलम छपा है। कॉलम निगार ने बराह रास्त तो किसी गांव या इसके किसी नुमाइंदा शख्स का जिक्र नहीं किया, ना ही नाम लिखा, लेकिन इसे दही इलाकों की अबतर हालत पर काफ़ी तनकीद की है। और इस तनकीदी तबसरे में इसने कई जगह पर ऐसे जुमले लिखे हैं जो बराह रास्त पीराबाद से मुतालिक हो सकते हैं। इसने लिखा है कि कल कई दही इलाकों में आबादी सहूलियात का फुकदान है, और अगर कोई सहूलत मौजूद है भी तो इसके समराज सिर्फ बड़े लोगों तक महदूद हैं। बड़े वडेरों और जमींदारों ने मज़ारों का जीना हराम कर रखा है। वो तरह तरह के हथकंडों से इन गरीब मज़ारों का इस्तेसाल कर रहे हैं। एक तरफ बाकायदा जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है तो दूसरी तरफ मज़ारों को इतनी कम उजरत दी जाती है कि वो अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालने में नाकाम रहते हैं। शादी ब्याह, बीमारी, आज़ारी के मौके पर गरीब मज़ारे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वडेरों और ज़मींदारों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और गरीब और अनपढ़ लोगों को ये कर्ज इतनी ज़्यादा सूदी शरह पर दिया जाता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बनकर रह जाते हैं। जाने दें ऐसी साहब, ये कौन सी नई बातें हैं। ऐसा तो अक्सर ही लिखा जाता रहता है। मैं इसके सच झूठ होने पर तबसरा नहीं करता। अगर ये सच है भी तो इससे मुझे अकेले की ज़ात पर ज़र्ब नहीं पड़ती।
मेरे साथ सारे ही इस इल्ज़ाम की ज़द पर आते हैं। चौधरी इफ्तिखार ने दरमियान से ही शहरयार की बात काट कर कान पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में तबसरा किया। ये तो मुझे भी मालूम है चौधरी साहब, लेकिन मैंने कहा ना कि कॉलम निगार ने अपना कॉलम यूं ही तो देही इलाकों की मजबूरी सूरत हाल के बारे में लिखा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जिनसे वाज़ेह तौर पर पीराबाद की तरफ इशारा महसूस होता है। अच्छा, वो कौन से पॉइंट हैं? कुछ हम भी तो सुने। चौधरी इफ्तिखार के अंदाज में अब भी बेनियाजी थी। कॉलम निगार ने लिखा है कि कुछ वडेरे तो ऐसे भी हैं जो अपने इलाके के हुक्मरान के अलावा मजहबी पेशवा भी बन बैठे हैं। इन वडेरों ने पीरी मुरीदी की आड़ में सादलो अवाम के जहनों को माऊफ कर रखा है। वो डरते हैं कि इन वडेरों की मर्जी के खिलाफ कुछ करेंगे तो इन पर कोई आसमानी मुसीबत आ पड़ेगी। ये वडेरे इस जाहिलाना सोच को बरकरार रखने के लिए अपने इलाके में तालीम को आम नहीं होने देते, क्योंकि जानते हैं कि अगर मज़ारे पढ़ लिख कर समझदार हो गए तो इनकी ग़ुलामी के शिकंजे से निकल जाएंगे। उन्होंने तरह तरह के हथकंडों से अपने इलाकों में तालीम का रास्ता रोक रखा है। फिर सबसे अहम और कारी ज़र्ब जो कॉलम निगार ने लगाई है वो आपके दादा साहब के उर्स के हवाले से है। उसने लिखा है कि एक नाम नेहाद सज्जादा नशीन और गद्दी पीर मज़ारों के खून पसीने की कमाई हड़प करके इससे अपने बुजुर्गों का शानदार उर्स मुनक्किद कराते हैं। एक इलाके के बारे में तो ये इतला भी मिली है कि वहाँ छोटे ज़मींदारों से ज़बरदस्ती हर साल उर्स के मौके पर सोने के तारों से नत चादर वसूल की जाती है। इस चादर को मुर्दा पीर की कब्र पर चढ़ाया जाता है और बाद में जिंदा पीर इसके सोने को बेच बाच कर दाम खरे कर लेता है। कॉलम निगार ने यह भी जिक्र किया है कि एक बार छोटे जमींदारों ने यह फैसला किया था कि वो ज़बरदस्ती की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। भेंट लेने वालों को पहले से इनके इस इरादे की खबर मिल गई। इसने कुछ भी कहे बगैर खामोशी से इन जमींदारों का दिमाग ठीक करने का इंतज़ाम कर दिया। इत्तेफाक से जिस नहर के पानी से इर्द गिर्द के छोटे गांव देहातों को फसल के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, इस नहर की लोकेशन कुछ ऐसी है कि सज्जादा नशीन जमींदार का इस पर तसल्लुत है। फिर महकमाए अनहारो आबपाशी में उसका असर रसूख है। इसलिए छोटे जमींदारों की सरकशी का जवाब इस तरह दिया गया कि इनके इलाके में पानी की सप्लाई बंद हो गई। पानी ना मिले तो कैसी फसलें और कहाँ के खेत। छोटे जमींदारों ने समझ लिया कि पानी रोककर उन्हें क्या पैगाम दिया गया है। बस फिर वो लाइन पर आ गए और आइंदा कभी सरताबी हुक्म की जुर्रत नहीं की। ये सारी वो मालूमात थी जो शहरयार को इतने अरसे में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातों में हासिल हुई थीं। मालूमात फराहम करने वालों में मुतासरा जमींदार भी शामिल थे और कुछ सरकारी अफसरान भी। शहरयार ने अपने तौर पर तहकीक करके इन मालूमातों की तस्दीक भी कर ली थी और फिर यही मालूमात मास्टर आफ्ताब के ज़रिए उसके सहाफ़ी दोस्त तक पहुंचाकर कॉलम की शक्ल में छप गई थी। कौन उल्लू का पट्टा है जिसने ये सारी बकवास लिखी है? मैं दिमाग दुरुस्त करवा दूंगा उसका। चौधरी इफ्तिखार जो अब तक बड़ा रिलैक्स था, बराह रास्त खुद पर चोट पड़ी तो फट पड़ा। कहने वाला कोई भी हो चौधरी साहब, असल बात तो यह है कि आप कुछ इस तरह से जवाब दें कि बोलने वाले का एतराज़ ख़त्म हो जाए। किसी एक को डरा धमका कर इसका मुंह बंद करवा देने से तो मसला हल नहीं होगा। आप एक का मुंह बंद करेंगे तो दूसरा बोल पड़ेगा। आज के दौर में सहाफ़ी इतना कमज़ोर नहीं रहा है। आप तो जानते हैं कि ये सब सिर्फ एक अखबार में छपा है। कल अगर किसी प्राइवेट चैनल की टीम अपने कैमरे लेकर पहुंच गई तो आप क्या करेंगे? वो तो सब कुछ दिखा देंगे दुनिया को। अस्पताल, स्कूल, सड़कें, सारे ही तो मसले हैं पीराबाद में। शहरयार ने चौधरी इफ्तिखार की रगड़ाई की। आकर तो देखेंगे टीवी वाले मेरे इलाके में, कदम भी नहीं रखने दूंगा मैं इन्हें यहाँ। अपना और अपने कैमरों का नुकसान ही करके जाएंगे वो यहाँ से। चौधरी इफ्तिखार मजीद पेश में आ गया। वो इस बात को और भी ज़्यादा इशू बनाएंगे। आपका नाम बदनाम होकर रह जाएगा। अभी जो आपके हिमायती हैं वो भी अवाम में अपनी मकबूलियत कायम रखने के लिए टीवी के नुमाइंदों के सामने आपकी मुखालफत करेंगे, आपके फ़ेल को काबिल मज़म्मत करार देंगे। अगर आप मेरी बात माने तो ज़रा तहम्मुल और मसलहत पसंदी से काम लें, एक दो ऐसे काम करवा दें अपने इलाके में जिनसे मीडिया में आपकी नेक नामी हो। मेरा वादा है कि आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो टीवी कवरेज का इंतज़ाम मैं खुद कराऊंगा। शहरयार की कोशिश थी कि किसी भी तरह चौधरी इफ्तिखार को कायल कर ले। आप फरमाइए कि मैं क्या करूं? चौधरी इफ्तिखार ने हुनकारा भरते हुए पूछा। एक मामला तो पक्की सड़क का है। आप चाहें तो हुकूमत से इसके लिए मंजूरी और फंड्स हासिल कर सकते हैं।
दूसरा मसला स्कूल की तोसी का है। इस सिलसिले में हमारे रिकॉर्ड में कई दरखास्तें मौजूद हैं। अगर आप स्कूल के साथ वाली ज़मीन पर अपनी मिल्कियत के दावे से दस्तबरदार हो जाएं, तो हम वहां स्कूल के लिए चंद मज़ीद कमरे तामीर कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो मेरे पास एक दूसरा आइडिया यह है कि आप खुद अपनी तरफ से वो ज़मीन स्कूल के लिए वक्फ कर देने का ऐलान कर दें। बंजर सी ज़मीन है, आपके किसी काम की भी नहीं, लेकिन आपने अगर इस काम के लिए दे दी तो आपकी नेक नामी की शोहरत हो जाएगी और आप पर से ये इल्ज़ाम भी हट जाएगा कि आप खुद अपने इलाके की तरक्की की राह में रुकावट हैं। शहरियार बहुत धीरे धीरे बड़े स्वभाव से चौधरी इफ्तिखार को इस मौजू की तरफ लाया था और अब किसी खातिर खा नतीजे का मुंतज़िर था। मैं आपके इन मशवरों पर गौर करूँगा। वैसे इतनी हमदर्दी से मेरे मसाइल पर गौर व फिक्र करने का शुक्रिया। चौधरी इफ्तिखार ने जिस लहजे में ये जुमले कहकर गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते किया, शहरियार फैसला नहीं कर सका कि वो सचमुच इसके मशवरों पर गौर करने का इरादा रखता है या फिर असल बात को पाकर इस पर तंज कर गया है। शाम के वक्त जंगल में दाखिल होने का ख्याल बज़ाहिर अहमकाना लगता था, लेकिन वो लोग जिन इंतज़ामात के साथ वहाँ गए थे, इनकी मौजूदगी में खौफ का कोई शायबा तक नहीं था, बल्कि अच्छा खासा थ्रिल महसूस हो रहा था। वो लोग जीपों की मदद से वहाँ पहुँचे थे। शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के अलावा शब बसरी का भी बेहद माकूल इंतज़ाम था। कई मुलाजिम भी खिदमत के लिए मौजूद थे, जिन्होंने जंगल में एक मुनासिब जगह पर पहुँचते ही खैमों की तनसीब का काम शुरू कर दिया था। ताकतवर बैटरी लाइट्स ने जंगल की तारीकी को अच्छा खासा बेमायनी कर दिया था और वहाँ पर हर काम बेहद सहूलत से अंजाम दिया जा रहा था। रोशनी के लिए एक दूसरा इंतज़ाम एक बड़े अलाव की सूरत में भी किया जा रहा था। चौधरी इफ्तिखार के कारिंदे फुर्ती से लकड़ियाँ इकट्ठी करके इस अलाव को रोशन करने की तैयारी कर रहे थे। जंगल में इस अलाव की मौजूदगी रोशनी के अलावा दूसरी दो अहम ज़रूरियात की वजह से भी लाजमी थी। अलाव रोशन होता तो जंगली जानवर इनके पड़ाव के करीब आने से परहेज़ करते। फिर मौसम की खुनकी को शिकस्त देने के लिए भी इस अलाव की ज़रूरत थी। अलाव रोशन हो गया तो मुलाजमीन ने साथ लाई हुई कम वज़न की फोल्डिंग चेयर्स उसके गिर्द रखकर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम कर दिया। इस कुदरती माहौल में एक रोशन अलाव के सामने बैठकर हाथ तापना शहरियार को बहुत अच्छा लग रहा था। अलबत्ता उसे ये एहसास ज़रूर था कि तकल्लुफ़ात ज़रूरत से कुछ ज़्यादा थे, जैसे इन फोल्डिंग चेयर्स की मौजूदगी ही थी जो शहरी ज़िंदगी की अलामत बनी। इसे जंगल के माहौल के साथ पूरी तरह हम आहंग नहीं होने दे रही थी। फिर टिनबंद मशरूबात की फराहमी थी जो एहसास दिलाती थी कि वो जदीद माशरे के नुमाइंदे हैं और इस जंगल के लिए अजनबी की हैसियत रखते हैं। कैसा लग रहा है शहरियार साहब? चौधरी इफ्तिखार जो अब तक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था, कुछ अलग थलग और खामोश बैठे शहरियार के करीब आकर पूछने लगा। बहुत शानदार। अगर मैं आपकी दावत कबूल करने से इनकार कर देता तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर से महरूम रह जाता, शहरियार ने बेसख्ता जवाब दिया। हा हा हा। चौधरी ने इसकी बात सुनकर कहा लगाया और फिर बड़े तफाकुर से बोला, हमारी बात मानने वाले हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। हम तो अपने इलाके में आने वाले हर नए अफसर को अपना दोस्त बनाकर रखने की कोशिश करते हैं और ये तो आप जानते हैं कि दोस्ती के लिए एक दूसरे की बात मानना बड़ा ज़रूरी होता है। जो हमारी बात मान लेते हैं इनकी हमारे साथ दोस्ती भी खूब चलती है और साथ ही अफसरी भी कायम रहती है। जो हमारा दोस्त ना बने वो खुद अपने आप से दुश्मनी मोल लेने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। चौधरी इफ्तिखार की ये पुररौनक बातें, जिनमें एक छुपी हुई धमकी भी थी, शहरियार को सख्त नागवार गुजर रही थीं, लेकिन वो चेहरे पर कोई तासुर लाए बगैर चौधरी के कारिंदों की कार्रवाइयाँ देख रहा था। वो एक सालिम बकरे को आग पर भूनने की तैयारी कर रहे थे। बहुत खूब चौधरी साहब, आप तो खुद अपने साथ बकरा उठा लाए। इस बकरे के होते हुए हमारा जंगल आपकी मेज़बानी का हक कैसे अदा करेगा? फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल बाजवा, जो ज़रा देर के लिए खेमे के अंदर गया था, बाहर आकर चौधरी इफ्तिखार से मुखातिब हुआ। आप फिक्र ही ना करें बाजवा साहब, कल हम आपके जंगल को मेज़बानी का पूरा पूरा मौका देंगे। अभी तो ये इंतज़ाम इसलिए किया है कि हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ़ न उठानी पड़े। चौधरी इफ्तिखार ने अपने मखसूस अंदाज में कहा लगाते हुए इकबाल बाजवा को जवाब दिया। आप किन सोचों में गुम हैं ऐसी साहब? इस बार इकबाल बाजवा खामोश बैठे शहरियार से मुखातिब हुआ।
मैं सोच रहा था कि बेचारे बकरे की खाल उतार कर उसे आग पर भूनने के लिए लटका देना कितना आसान होता है। अगर इसकी जगह शेर होता तो कोई उस पर हाथ डालने की भी जुर्रत न करता। शेर को शिकार करने से पहले बड़े से बड़ा घाघ शिकारी भी 10 बार सोचता है कि कहीं खुद अपनी जात को ही नुकसान न पहुंच जाए। शहरयार ने बहुत सलीके से चौधरी इफ्तिखार की थोड़ी देर पहले कही हुई बात का जवाब दिया। ओहो, लगता है अपने एसी साहब पर जंगल के माहौल का असर हो गया है, इसलिए जंगल का बादशाह याद आ रहा है। लेकिन बेफिक्र रहें, यहाँ शेर नहीं पाया जाता, यानी ये जंगल बगैर बादशाह के ही चल रहा है। यहाँ अगर कोई बादशाह है तो वो मैं हूँ। इस जंगल पर मेरा हुक्म चलता है। इकबाल बाजवा चूंकि गुफ्तगू की इब्तिदा में यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए शहरयार के जुमलों का पस मंज़र समझ नहीं सकता था। उसने शहरयार की बात को एक आम बात के तौर पर लेते हुए अपना तबसरा पेश किया। इकबाल बाजवा की बात सुनकर शहरयार को एहसास हुआ कि वहाँ एक चौधरी इफ्तिखार ही नहीं बल्कि दूसरे कई दिमागों में भी हुक्मरानी का खन्नास भरा हुआ है। लेकिन इन लोगों पर अपने इस ख्याल को जाहिर किए बगैर वो मुस्कुराया और शगुफ्तगी से बोला, इसका मतलब है बाजवा साहब, कल जब हम शिकार के लिए निकलेंगे तो आप सारे जानवरों को कान से पकड़कर लाइन हाजिर कर देंगे कि जनाब जिसका दिल चाहे शिकार कर लीजिए। ये कान पकड़कर लाइन हाजिर करना और बंदे की खाल गिरा देना तो दरअसल तारड़ साहब के महकमे का काम है। देखें, इस वक्त भी किस कदर इश्तियाक से बेचारे बकरे के लटकने का मंजर देख रहे हैं। इकबाल बाजवा पहले शहरयार की बात पर हंसा और फिर एसपी मौसम तारड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, मौसम तारड़ वाकई इन लोगों से हटकर बैठा हुआ बहुत शौक से बकरे को लटकता हुआ देख रहा था। इकबाल बाजवा ने इसकी तरफ इशारा किया तो वो इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया और अपनी जगह से उठकर उनके करीब आया। क्या बात है तारड़ साहब, क्या ज़्यादा भूख लग रही है? इकबाल बाजवा ने एसपी साहब को करीब पाकर उसे छेड़ा। ज़्यादा से भी कहीं बहुत ज़्यादा। मुझे तो डर है कि बकरा तो अकेला मैं ही खा लूँगा। आप हजरात को जाने कुछ मिले भी या ना मिले। इकबाल बाजवा के मजाक को महसूस करते हुए मौसम तारड़ ने भी मजाक किया। सच कहते हैं भाई, पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं। अब कोई बताए कि इस जंगल में ये अकेला सारा बकरा हजम कर लेंगे और हम बेचारे कहीं इंसाफ के लिए दुआई भी नहीं दे सकेंगे। इकबाल बाजवा ने डरने की अदाकारी की। चौधरी साहब का मेहमान होते हुए कैसा डर बाजवा साहब, चौधरी साहब की मेज़बानी का तो सब ही दम भरते हैं। अगर आप ख्वाहिश करेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग सालिम बकरा भी हाजिर हो जाएगा। एसपी ने खुशामदाना लहजे में ये जुमले कहे तो चौधरी इफ्तिखार जो शहरयार की बात सुनने के बाद एक पुरतफक्कुर सी खामोशी में मुब्तला हो गया था, खुश होकर मुस्कुराने लगा। इसके बाद वहाँ माहौल मुसलसल बेहद खुशगवार रहा। ज़्यादातर गुफ्तगू में वो शहरयार की मौजूदगी के बायस कुछ एहतियात से काम ले रहा था। अपनी उम्र और तजुर्बे की ज़्यादती की वजह से उसे शहरयार के बड़े ओहदे और हैसियत का एहसास था। शहरयार खुद इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा था कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देकर इनके मिजाज को अच्छी तरह परखने की कोशिश करे। इस गुफ्तगू के दौरान इन्हें वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और मुलाजिमों ने इनके सामने खाना चुन दिया। खाना बहुत लजीज था, वो सभी शौक से खाने लगे। अभी खाना इख्तिताम पजीर नहीं हुआ था कि एक बंद जीप इनके पड़ाव के करीब आकर रुकी। वो सब इस जीप की तरफ मुतवज्जा हो गए। जीप से निकलने वाले चेहरों ने इन्हें मबहूत कर दिया। वो दो इंतहाई हसीन और तरहदार लड़कियां थीं जिन्होंने चमकदार महीन कपड़े से बना लिबास ज़ेबतन कर रखा था। ये लिबास इन लड़कियों के हुस्न की तजल्लियों को छुपाने के बजाय इसे कुछ और नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। देखिए चौधरी साहब, आपके हुक्म पर हम यहाँ भी चले आए। अब तो हमारी वफादारी पर किसी शक की गुंजाइश नहीं निकलती ना। आखिर हमने अपनी जान खतरे में डाली है इस वफादारी को साबित करने के लिए। इनमें से एक जो उम्र में निस्बतन बड़ी लगती थी, चौधरी इफ्तिखार के करीब आकर बड़ी अदा से बोली। इसकी चाल और बोलने के अंदाज में जो नाजो अदा थी वो साफ बताती थी कि इसका ताल्लुक किस जगह से है और इस कबील की औरतों की वफादारी जिस शे के साथ मशरूत थी, इसकी चौधरी इफ्तिखार के पास कोई कमी नहीं थी। वो अगर इस जंगल में चौधरी इफ्तिखार की दावत पर आई थी तो खूब जानती थीं कि यहाँ हिफाजत का इतना माकूल इंतज़ाम होगा कि इनके लिए ख़तरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और वापसी पर वो झोलियाँ भर भर कर नोट अपने साथ ले जाएंगी। इनकी तो बात ही अलग थी।
चौधरी इफ्तिखार ने इन दोनों लड़कियों को भी खाने में शामिल होने की दावत दे दी, जो उन्होंने कबूल ज़रूर की, लेकिन बहुत कम मिकदार में, बस सूंघने जितना ही खाया। खुशखुराकी और शिकम सेरी इनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर डाल सकती थी। खाने के बाद दोनों लड़कियां फॉर्म में आ गईं। इनके जिस्म अलाव के गिर्द थिरकना शुरू हुए तो गया जंगल में मंगल का समा तारी हो गया। लड़कियां हर तरह के रक्स में माहिर थीं। पहले उन्होंने क्लासिकल डांस पेश किया, फिर किसी डिस्को डांसर की तरह परफॉर्मेंस देने लगीं। इस परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज होते हजरात के लुत्फ में मजीद इजाफा करने के लिए चौधरी इफ्तिखार के मुलाजमी ने शैम्पियन और विस्की की सप्लाई शुरू कर दी। एक मुलाजिम शहरियार के करीब भी आया, लेकिन शहरियार ने इनकार कर दिया। क्या बात है ऐसी साहब, किसी मौलवी के वास्ते डर कर तो इससे परहेज नहीं फरमा रहे, वरना आपके मामू लियाकत राना तो बहुत शौक से नोश करते हैं। इनके बेटे को भी हमने किसी महफिल में शुगल करते देखा है। ये आप कैसे अंगूर की बेटी से परहेज करने वाले निकल आए? इसके इनकार करते ही चौधरी इफ्तिखार ने तफ्तीश शुरू कर दी। बात डरने या परहेजगारी की नहीं, बस मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ जो मुझ पर हावी होकर मुझे बेबस कर दें। शहरियार ने संजीदगी से चौधरी इफ्तिखार की बात का जवाब दिया तो हंसते हुए एक बार फिर महवे रक्स लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब वो लड़कियां बेले डांस कर रही थीं। इस डांस में पेट को मखसूस अंदाज में दी जाने वाली हरकत ने इसकी होश रुबाइयों को और भी नुमायां कर दिया था। रक्स के लिए मौसीकी की ताल ज़रूरी होती है। यहाँ मौसीकी की ज़रूरत पूरी करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डर्स का माकूल बंदोबस्त था, लेकिन मौसीकी से वहाँ किसको गज़ थी? अगर थी तो सिर्फ इन दोनों नाचती हुई लड़कियों को, ताकि तालमेल के साथ एक रिदम में नाच सकें और इनके जिस्मों की हरकत बेतरतीब न होने पाएं। बाकी लोगों के लिए मौसीकी और लफ्ज़ी शायरी बेमायने हो चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ एज़ा की शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होने में दिलचस्पी ले रहे थे। मगर फिर माहौल पर छाया हुआ ये सहर टूट गया। दोनों लड़कियों ने रक्स करना बंद किया और कुर्सियों पर बैठकर सस्ताने लगीं। हाजरीन का ख्याल था कि वो सस्ताने के बाद दोबारा अपने फ़न के मुजाहरे के लिए उठ खड़ी होंगी, लेकिन फिर इनकी वहाँ से रवानगी के आसान नज़र आने लगे। माज़रत चाहता हूँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि अभी आप लोग मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते होंगे, लेकिन चूँकि हमारी यहाँ आमद का असल मकसद शिकार करना है, इसलिए इस प्रोग्राम को ज़रा महदूद रखा गया है। रात अच्छी खासी हो चुकी है, हम लोगों को अब आराम करना चाहिए ताकि सुबह ताज़ादम होकर शिकार किया जा सके। चौधरी इफ्तिखार ने चेहरों पर छाई हुई मायूसी देखी तो खड़े होकर माज़रत खाना वजाहत पेश की। लड़कियां इस दौरान सबको अपनी मुस्कुराहट से नवाजती और बाय बाय करती हुई वापस गाड़ी में जा बैठी थीं। अगर आप कहें तो इनमें से किसी एक को जो आपको पसंद हो आपके लिए रोक लिया जाए। हम 4 बंदे हैं, अगर आप कल कुछ सुस्त भी रहे तो काम चल जाएगा। शहरियार भी सबकी तरह लड़कियों वाली जीप की तरफ देखता उनकी रवानगी का मुंतजिर था कि चौधरी इफ्तिखार ने झुककर सरगोशी में से पूछा, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि मैं इन चीज़ों से परहेज करता हूँ जो मुझ पर हावी होकर मुझे बेबस कर सकें। मुझे ज़ाहिद खुश्क होने का दावा नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बस दूर से ही अच्छी लगती हैं। शहरियार चौधरी की सरगोशी पर ज़रा सा चौंका और फिर मुस्कुराते हुए उससे जवाब देकर दोबारा जीप की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो अब चल पड़ी थी और लम्हा ब लम्हा उनसे दूर होती जा रही थी। चलें जनाब, अब चलकर सोने के सिवा क्या चारा रह गया है। जीप नज़रों से बिल्कुल ओझल हो गई तो इकबाल बाजवा ने एक ठंडी आ भरते हुए बावाज़ बुलंद कहा। सब लोग उसकी बात पर कहा मारकर हंस पड़े और फिर सचमुच आराम के लिए खेमों में चले गए। फिर गांव में मैं हरगिज़ नहीं जाने वाली वहाँ, अभी थोड़े अरसे पहले ही तो गई थी। हुरा की ज़बानी गांव चलने का जिक्र सुनकर माँ बानो बितकी। पागले, उस जाने की बात अलग थी और इस जाने की बात अलग है। अब की बार तो हमें ज़ोहरा के ब्याह में शिरकत के लिए जाना है, इस मौके को थोड़ी टाला जा सकता है, हुरा ने उसे समझाया। जब अभी ब्याह रखना था तो पहले क्या ज़रूरत थी मुझे बुलवाने की? मेरे पास क्या फालतू वक्त है कि हर वक्त थोड़े थोड़े दिन बाद दौड़ दौड़ कर गाँव जाती रहूं? माँ बानो ने चिड़चिड़पन का मुजाहरा किया। एक तो इसका पहले ही गाँव में ज़्यादा दिल नहीं लगता था, ऊपर से अपने वहाँ आखिरी क़याम में उसे जिस किस्म की सूरत हाल का मुजाहरा उसके साथ हुआ था, इसकी वजह से वो अच्छी खासी खौफजदा भी थी। तब मैंने नूरा के ख्याल से तुझे वहाँ भिजवाया था, बेचारी तुझे याद कर रही थी,
लेकिन अब तो ब्याह का मामला है। जोरा मेरी भांजी है तो रबनवाज भी कोई गैर नहीं, बिरादरी ही का लड़का है। वैसे भी सब कहते हैं कि हूरा शहर में रहकर बिरादरी से कट गई है। अब ब्याह में शिरकत के लिए नहीं जाऊंगी तो बिरादरी वाले सौ नाम धरेंगे। तो ठीक है बेबे, तुम चली जाओ अपनी बिरादरी वालों से रिश्ते निभाने में, तो इधर ही रहकर अपनी पढ़ाई करूंगी। हूरा की बात सुनकर माँ बानो ने रूठे हुए लहजे में जवाब दिया, पगली हुई है क्या? यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मैं और तेरे बाबा दोनों ही जाएंगे ब्याह में शिरकत के लिए। वैसे तू ज़्यादा फिक्र न कर, हमारा कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है रुकने का। जुमे को नमाज के बाद निकलेंगे। इस दिन जोहरा का माइयों है, हफ्ते को मेहंदी होगी और इतवार को बारात। पीर के दिन दोपहर को वलीमे का खाना खाकर शाम से पहले ही वापस आ जाएंगे। तू जुमे की सुबह अपने कॉलेज हो आना, इतवार को तो वैसे ही छुट्टी होती है। बस एक हफ्ता और पीर के दिन ही तुझे कॉलेज से नागा करना पड़ेगा। अब सगी बहन की शादी पर इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी तुझे। अपनी पढ़ाई की हूरा ने उसे कायल करने की कोशिश की। बड़े आए कहीं से सगे, अगर मुझे सगा समझते तो यूं खुद से अलग करते। माँ बानो ने खपकी दिखाई। अच्छा चल, अपनी बहन का नहीं मेरी भांजी का ब्याह समझकर शिरकत कर ले। इनसे नहीं, मुझसे तो अपना रिश्ता मानती है ना तू। हूरा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए इसे मनाने के सारे गुर जानती थी। माँ बानो की खामोशी बता रही थी कि वो बेदिली से ही सही लेकिन राजी हो चुकी है। अच्छा ये देख, जब तू गांव गई हुई थी ना तो मैंने तेरे लिए गहने बनाए थे। वो जो मैंने शेख साहब के यहाँ 1 लाख रुपए की लाठी डाली थी ना, वो निकल आई थी पिछले महीने। मैंने थोड़े रुपए और मिलाकर तेरे लिए गहने बनवा लिए। जोरा के ब्याह पर जाएगी तो ये गहने साथ ले चलना, इनमें से जो तेरा मन करे वो ब्याह पर पहन लेना। अब हूरा इसे बहलाने के लिए दूसरी तदबीरें कर रही थी। गहने बनवाने की क्या जरूरत थी? मैंने अब्बा से कहा था ना कि मेरे मेडिकल में दाखिले के लिए रुपए संभाल कर रखे। माँ बानो ने खुश होने की बजाय एतराज किया। इसके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। वो तेरा और तेरे अब्बा का मामला है, मैं तो माँ हूँ ना। मुझे तेरी पढ़ाइयों से ज़्यादा तेरे ब्याह के लिए जहेज जोड़ने की फिक्र है, हूरा ने जवाब दिया और जेवरात ज़बरदस्ती माँ बानो को पकड़ा दिए। ले, इन्हें संभाल कर अपने बैग में रख ले, और हाँ, याद से बैग को ताला भी लगा लेना। रास्ते का कुछ मालूम नहीं होता कि कब कोई चोर उचक्का हाथ साफ कर जाए। इन आखिरी हिदायत के बाद वाज़ेह था कि महबानों को हर हाल में जोरा के ब्याह में शिरकत के लिए पीराबाद जाना ही है। पीराबाद जाना इस बार इसे हमेशा से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि वहाँ चौधरी इफ्तिखार का राज था। वो तो यहाँ फैसलाबाद में रहते हुए भी चौधरी से अच्छी खासी खौफजदा थी। पीराबाद से वापस आने के बाद उसने अकेले कॉलेज आना जाना बिल्कुल तर्क कर दिया था कि कहीं चौधरी कोई वार ही न कर जाए। इस जैसी पहुंच रखने वाले बंदे के लिए फैसलाबाद कोई ऐसा दूर भी नहीं था, लेकिन शायद माँ बानो उसके जहन से उतर गई थी। अब वो दोबारा पीराबाद जाती तो ये कैसे मुमकिन था कि चौधरी को दोबारा उसका ध्यान नहीं आता। मगर वो ये सब बातें हूरा को नहीं समझा सकती थी, इसलिए मरती क्या न करती के मुस्ताक वहाँ जाने की तैयारी करने लगी।